Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर 1 और 2018 का पेपर 2 और साथ ही साथ में हम 2018 का डिस्कस कर रहे हैं पेपर 3। पेपर 3 में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए के 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कल की सीरीज में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किसका 6 मार्क्स वाला, सेक्शन ए का 6 मार्क्स वाला। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक तरह से डिस्कस करके बताऊंगा। ज़्यादा इसमें खिचड़ी नहीं पकने वाली है, मतलब कुछ नहीं होने वाला है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला है, थोड़ा जल्दी ही ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही हमें डिस्कस करना है। इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई चीज़ है नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है न्यूक्लियर फॉलआउट एवं इसका प्रभाव। देखिए इंग्लिश में भी अगर हम इसको देखें तो इंग्लिश में भी न्यूक्लियर फॉलआउट एंड इट्स इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए पहला। दूसरा फिर इसके इफेक्ट्स क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको पता हैं तो आपका आंसर जो है आंसर बेटर है आपका, और लोगों के हिसाब से आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, यानी कि अच्छे आएंगे। और यदि आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आना है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। न्यूक्लियर फॉलआउट एवं इसका प्रभाव, दोनों ही बातें हैं। पहले हम देख लेते हैं न्यूक्लियर क्या होता है। देखिए आपको पता होगा परमाणु परीक्षण है ना, उन प्रयोगों को कहें हैं परमाणु परीक्षण जो होता है, ऐसे प्रयोगों को हम परमाणु परीक्षण कहते हैं जो डिजाइन एवं निर्मित किए गए नाभिकीय अस्त्रों की प्रभाविकता और उत्पादकता एवं विस्फोट क्षमता की जांच करने के लिए की जाते हैं ना। यानी कि जो हम एक तरह से परमाणु परीक्षण जितने भी होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर फॉलआउट भी कहते हैं, ठीक है। ये परीक्षण होते क्या? परीक्षण होते तो देखिए हम टेस्ट क्यों करते हैं? न्यूक्लियर टेस्ट जो होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट क्यों होता है? न्यूक्लियर टेस्ट तभी होता है ना क्योंकि हमें कोई किसी मिसाइल के बारे में या फिर हम कोई टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप किया, उस टेक्नोलॉजी को हम टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि वो टेक्नोलॉजी बाकी में काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको टेस्ट करने के लिए ही तो हम परमाणु परीक्षण करते हैं, ठीक है। तो क्या है, यानी कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसको निर्मित किया गया है ना, और उसकी प्रभाविकता, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा है ना, उत्पादकता क्या है, और विस्फोट क्षमता की जांच करने के लिए सब किया जाता है। तो ये तो है नॉर्मली क्या है इसका इंट्रोडक्शन में आप फॉलआउट के बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बॉडी में। अगर हम बात करें तो बॉडी में है इसका प्रभाव, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है इसका प्रभाव, यानी कि न्यूक्लियर फॉलआउट एवं इसका प्रभाव। तो अब हम बात करते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि आपको पता होगा परमाणु परीक्षण के दूरगामी और तीव्रतम प्रभाव दोनों माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं, यानी दोनों माध्यम से हम देखते हैं। यानी कि परमाणु परीक्षण जिन स्थानों पर किया जाता है वहाँ की उर्वरा शक्ति लगभग खत्म हो जाती है, यानी कि लगभग समाप्त हो जाती है, एवं वहाँ के लोगों की आजीविका के साधन पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देने को मिलता है, यानी कि दिखाई पड़ता है। और क्या है, और क्या समझ सकते हैं हम? देखिए मान लीजिए कहीं पर भी न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, यानी कि है ना, न्यूक्लियर टेस्ट होता कहाँ है? वैसे तो नॉर्मली न्यूक्लियर टेस्ट जो होता है वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर लोग कम से कम रहते हैं, या फिर जहाँ जो भूमि होती है, या फिर ओशियंस में, ठीक है, जहाँ पर जो भूमि ऐसी होती है जहाँ जिसका यूज़ नहीं होता है। जैसे हमने परमाणु परीक्षण अपने किए थे है ना, इधर राजस्थान उधर जाकर किए थे, उस पर मूवी भी बनी है, आपको पता होगा, ठीक है, जॉन अब्राहम की। तो आप उसको और देख सकते हैं। तो बस बात वही है कि परमाणु परीक्षण जहाँ पर भी होता है तो वो पहली बात तो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर ज़्यादा किसी को जान माल की हानि तो नहीं, कम से कम जनमानस को वहाँ पर परेशानियाँ ना हो, लेकिन तब भी इस बात का दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी होता यह है कि इसके दूरगामी परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। दूरगामी परिणाम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर न्यूक्लियर टेस्ट करवा दिया गया या फिर कर दिया गया है सरकार के द्वारा, ठीक है, और वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि 1 साल के बाद आपको वहाँ पर रिजल्ट दिखें कि इसका प्रभाव क्या हुआ है, ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वहाँ के एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वायुमंडल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। शायद वो 5 साल बाद भी दिखाई दे सकता है, यानी कि 10 साल के बाद भी ऐसा लगे कि शायद न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था यहाँ पर, उसकी वजह से ये सारे के सारे परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना।
तो इस प्रकार से इसके दूरगामी परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। अब उससे होता क्या है, जब दूरगामी परिणाम देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर जो जनता वहाँ पर रह रही होती है उस क्षेत्र के आसपास दूर दूर तक जो रहती है वहाँ पर, है ना, उनके जो जीवन आजीविका के साधन जो होते हैं ना उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके पास ठीक से उद्योग धंधे नहीं होते हैं, है ना, और अपनी आजीविका चलाने के लिए उनको काफ़ी सेक्रीफाइस यानी कि काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप बॉडी बना सकते हैं और कंक्लूजन आप इसी के बारे में दे सकते हैं ना कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार की चीज़ें, लेकिन हमें साथ ही साथ में हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमें एक तरह से, है ना, हथियारों जो न्यूक्लियर एक तरह से टेस्ट जो हैं उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाता है ये सब, तो हमें इसको थोड़ा कम ही करना है ना। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है ध्रुवीय उपग्रह एवं उनकी उपयोगिता, यानी कि जो पोलर सैटेलाइट्स जो होते हैं और एंड देयर यूजफुलनेस, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें 2 ही बातें वो पूछ रहा है। देखिए 6 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, जितने भी नहीं ज़्यादातर हम बोल सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। एक पैटर्न क्या देखने को मिलता है, वो 2 बातें पूछता है आपसे, है ना। 2 बातें पूछ रहा है क्वेश्चन में, यानी कि पहली बात फिर दूसरी बात, है ना। तो आपको जितने पॉइंट के हिसाब से, यानी कि जितने वेरिएशंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका आंसर उसी वेरिएशंस के हिसाब से अगर होता है तो आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। और हमारा जो सिविल स्टडी कैफ़े जो है वो इसी चीज़ के बारे में आपको बताता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आपको लिखना क्या है उसमें, है ना। कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे मिस्टेक्स हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, हम उन पर भी चर्चा करेंगे बाद में। अभी देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ध्रुवीय उपग्रह एवं उनकी उपयोगिता। क्या है ये, देखिए जो लिखा है उसमें उसको देख लेते हैं। ध्रुवीय उपग्रह या इनको PSLV भी हम कहते हैं, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है, ठीक है। और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभोजित प्रक्षेपण प्रणाली है ना। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ध्रुवीय उपग्रह PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभोजित प्रक्षेपण प्रणाली है, ठीक है। जैसे कि इसमें ये आपको दिख रहा होगा जैसे, ठीक है, ये मैप भी मैंने थोड़ा सा बनाया। देखो ये मान लीजिए नॉर्मली ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे देखते हैं तो हम ये दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कि, है ना। और उसके बाद ये बीच की जो लाइन निकली है ना, ये इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, और उसके ऊपर की जो है वो कर्क रेखा है और उसके नीचे की जो है वो मकर रेखा है। तो इस प्रकार से हम अर्थ को स्टडी करते हैं। अब हम इसको इस प्रकार से अर्थ को स्टडी करते हैं, लेकिन जो पोलर सैटेलाइट्स जो होती हैं, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जो होती हैं, वो किस टाइप से काम करती हैं, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है नीचे, ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये सैटेलाइट है। जैसे मान लीजिए ये सैटेलाइट है, तो ये घूमता कैसे है, ये घूमता ऐसे है, मतलब ये इसका घूमने का उसके घूमने का जो प्रकार है वो थोड़ा इस टाइप से, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाओं से होकर गुजरता है। तो आप समझ रहे होंगे मैं किस टाइप से बोल रहा हूँ, वो किस टाइप से घूमता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये सब समझा दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह और उनकी उपयोगिता क्या है, तो मैं आपको उपयोगिता के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। उपयोगिता क्या है, देखिए उपयोगिता क्या है इसकी। जैसे नंबर 1 कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरता है, यानी कि जो पोलर सैटेलाइट्स जो होते हैं वो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य यानी कि जिसको विषुवत रेखा भी हम कहते हैं, इनसे होकर वो गुजरता है। जब वो इनसे होकर गुजरता है तो हमें कर्क रेखा के बारे में भी जानकारी मिलती है, मकर रेखा के बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है और विषुवत रेखा के बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा सूचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जब हमें ये सारी की सारी सूचनाएं मिलती हैं तो हमारे जो टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स जो होते हैं, यानी कि जो संचार के प्रोग्राम्स जो होते हैं, वो और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होता है इससे, देखिए मानचित्र का निर्माण। देखिए आपको पता होगा जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप होती जा रही है। अगर हम इससे कुछ साल पहले की बात करें, आज से 200 साल पहले की बात करें या फिर 500 साल पहले की बात करें,
तो लोगों पर जिस प्रकार से आज के टाइम पर हम पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, पृथ्वी की मैपिंग हमारे पास है, उस टाइप से हमारे पास 200 साल पहले नहीं थी, है ना। इसी को यदि हम ये बोले कि 500 साल पहले हम अगर देखें तो 500 साल पहले भी हमें वो मैपिंग हमें देखने को नहीं मिलती थी, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता था, जो कि आज के टाइम पर हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है। हम मैपिंग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कि अर्थ के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल है आज के टाइम पर। तो ये संभव क्यों हो पाया है? ये सारा का सारा संभव हो पाया है यानी कि जो हमारे ध्रुवीय उपग्रह हैं, यानी कि पोलर सैटेलाइट्स जो हैं, ठीक है, इनके माध्यम से हमें ये सारा का सारा संभव और ये सिंपल हमारे लिए हो पाया है, ठीक है। तो मानचित्र का निर्माण करने में ये काफ़ी ज़्यादा अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तस्वीरें खींचने में, ठीक है, भूजलीय स्थिति का पता लगाने में। देखिए तस्वीरें खींचने में मतलब कहाँ पर, जैसे पहाड़ पर्वत वन कहाँ पर है, क्लाइमेट कहाँ पर कैसा है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक, प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है, यानी कि भूजलीय यानी कि ग्राउंड वाटर जो है कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, इस टाइप की चीज़ों के बारे में पता लगाने में भी ये काफ़ी माहिर होता है। तस्वीरें देने में ये काफ़ी माहिर होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास किसी प्रकार की कोई पिक्चर है तो हम उसमें ठीक से स्टडी कर पाते हैं, और स्टडी करने के बाद हमें इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें दोनों तरह से इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि संचार के क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, आर्थिक क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, हर तरह से, है ना, हमें ये सब देखने को मिलता है। किसकी वजह से? वो मिलता है हमें ध्रुवीय उपग्रहों के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मौसम संबंधी संचार सुविधा इत्यादि। देखिए मौसम संबंधी आपको पता होगा, देखो आज से कई साल पहले बारिश होती थी, बाढ़ भी आती थी, जैसे हालांकि आज भी आती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज नहीं आती हो, आज ये चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। उस टाइम पर तो शायद मौसम थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन आज के टाइम पर हम एक तरह से हम डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा पर्यावरण भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंच रही है, जिसके कारण हमें कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ हमें देखने को मिलती है। तो लेकिन बात यह है कि जब मान लीजिए कहीं पर बाढ़ की स्थिति बन रही है, तो अगर पोलर सैटेलाइट्स की बात करें तो इनके माध्यम से हमें इसके बारे में पता चल जाता है कि कहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन रही है। जैसे कि कहीं पर चक्रवात आने वाले होते हैं, तो चक्रवातों के बारे में भी हमें ये जानकारी पहले से ही मिल जाती है कि कहाँ पर चक्रवात आने वाले हैं। तो वहाँ पर हम हर तरह से हम अपनी एक तरह से जिम्मेदारियाँ जो हैं, एक तरह से जो कदम हमें उठाए जाने चाहिए वो कदम हम पहले से ही उठा लेते हैं। तो उससे हमें सीधा सीधा फ़ायदा होता है, यानी कि उससे हम जान माल की हानि को बचा पाते हैं, और भी कई प्रकार की ऐसी समस्याओं से हम कहीं ना कहीं इन समस्याओं को हम कम कर पाते हैं। वो भी किसकी वजह से? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से। तो ये हैं इनकी उपयोगिताएँ, मैंने कभी बताई, और भी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, लेकिन हम 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 100 वर्ड्स लिखने होते हैं, और 100 वर्ड्स में भी आप कम से कम 80 या 90 वर्ड्स लिखते हैं, तो ये काफ़ी हो जाता है, यानी कि जितना मैं समझाता हूँ उतना भी काफ़ी हो जाता है, ठीक है। ओके गाइज, तो हमने इस प्रकार से इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है, और साथ ही साथ में हमने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको अर्थ के बारे में थोड़ा सा बताया, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, है ना, उसके बाद फिर विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उपयोगिताओं के बारे में हमने बात की, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा से ये गुजरता है ना। मानचित्र का निर्माण एक तरह से तस्वीर और भूजलीय स्थिति को जानने के लिए इसका हमें सीधा उपयोग हम करते हैं, ठीक है। मौसम संबंधी जानकारी हमें इसके माध्यम से मिलती है। तो इस प्रकार से हमने बॉडी के बारे में भी हमने जाना। कंक्लूजन में भी आप कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं कंक्लूजन में, यानी कि हमें इसकी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी वैसे काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम इसको हर क्षेत्र में हम यूज़ कर पाएँ तो हमारे लिए और ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप एक कंक्लूजन इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें माइनर मिस्टेक्स क्या करेंगे? देखिए माइनर मिस्टेक्स जो होती हैं, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स की जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं वो कौन कौन सी होंगी? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ध्रुवीय उपग्रह एवं उनकी उपयोगिताएं। अब एस्पिरेंट्स क्या करेगा? एस्पिरेंट्स करेगा यानी कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं वो वहीं से लिखना शुरू कर देगा, और आप फिर लिखना शुरू कर देंगे ध्रुवीय उपग्रह ये होते हैं, इनसे ये होता है, इनसे वो होता है, इस प्रकार से, हाँ, और ये है सरकार ये कदम उठा रही है इसके लिए, है ना, और इससे ये घाटे हैं, इससे ये हानियाँ हैं, इस टाइप से, है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप अपना आंसर इम्बैलेंस करके लिखते हैं तो मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। तो इसलिए हमारा जो मेथड है वो यही है बताने का कि आपका आंसर फ्रेम कैसा होगा और किस टाइप से आप एक सटीक आंसर अपना लिख पाएंगे। ओके गाइस,
तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिया है और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जितने भी क्वेश्चंस आगे के हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 करके लेक्चर सीरीज में हम डालते जाएंगे। और जैसे ही हमारे ये क्वेश्चंस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाएंगे मैं 3 प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। और 3 प्लेलिस्ट में जाके फिर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे 1 बाय 1 आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप प्लेलिस्ट में सारे के सारे 1 बाय 1 करके जाकर आप देख सकते हैं। और इसी टाइप से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी कुछ दिन के अंदर। जैसे कि अभी हमारा 3rd पेपर चल रहा है, जैसे ही हमारा 3rd पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दूंगा। ओके गाइज, तो आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सिविल स्टडी कैफ़े की जो फैमिली है उसको जितना हो सके जितना जल्दी आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही हैं और आप ही के माध्यम से सिविल स्टडी कैफ़े की फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपके हाथ में है। ओके गाइस, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।